जय हिंद दोस्तों, आशा करता हूं कि आप सब लोग बेहतर होंगे। मेरा नाम है पंकज शर्मा और स्वागत करता हूं मैं आप सभी का एससीएस एकेडमी की इस ऑनलाइन करंट अफेयर की क्लासेस में। दोस्तों, करंट अफेयर की ऐसी क्लास जिसमें हर एक करंट अफेयर के टॉपिक को ऐसे डिस्कस करते हैं, करंट टू कोड डिस्कस करते हैं, ताकि एग्ज़ाम में आपके प्रश्नों की छूटने की संभावनाएँ न रहें और आप उस टॉपिक के मास्टर हो जाएँ। क्लियर दोस्तों? तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस लेक्चर को ऐसी स्टडी को लेकर, जिसमें आज के जो टॉपिक हैं आपके सामने वो हैं स्टैंड अप इंडिया योजना। बात करेंगे स्टैंड अप इंडिया की, जो महिलाओं के लिए एसटी एससी वर्ग के लिए लोन की व्यवस्था करवाती है, ताकि यहाँ पर महिला सशक्तिकरण हो सके, एसटी एससी वर्ग का आर्थिक रूप से सशक्तिकरण हो सके, इसीलिए। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना। दोस्तों, प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना भारत सरकार की एक बहुत महत्वपूर्ण योजना रही। पूरे देश ने जब कोरोना काल में एक भयावह संकट देखा, पूरे विश्व में एक संकट था, उसका प्रभाव भारत की अर्थव्यवस्था पर भी पड़ा, परंतु विश्व की अर्थव्यवस्थाओं की तुलना पर भारत की अर्थव्यवस्था पर इसका प्रभाव ज़्यादा व्यापक हमें देखने को नहीं मिला, क्योंकि कहीं ना कहीं जो वृद्धि दर रही भारत की दूसरे देशों से फिर भी सही थी। अब बात आती है कि ऐसे लोग जो भारत में रेहड़ी लगाते हैं, सड़कों पर ठेले लगाते हैं, उनका व्यापार भी चौपट हुआ, तो उनके हिसाब से अर्थव्यवस्था को दोबारा से पटरी पर लाने के लिए सरकार ने जो योजना शुरू की थी उसका नाम था प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना। तो आज के इस लेक्चर में जानेंगे प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को। फिर हम बात करेंगे सिलिनेक्स 23 की। सिलिनेक्स 23 भारत और श्रीलंका के बीच में समुद्री अभ्यास है, नौसेना अभ्यास है, जो हाल ही में हुआ है, इस पर चर्चा करेंगे। फिर हम बात करेंगे हिमस्खलन। सभी को पता है कि कुछ दिनों पहले सिक्किम में एक हिमस्खलन की घटना हुई थी। आपदा प्रबंधन की पूरी टीम वहां पर लगी हुई थी, तो इस घटना के कारण कहीं ना कहीं नाथुला दर्रा जो है वो भी फेमस हुआ और हिमस्खलन की घटना भी फेमस हुई, तो उस पर भी चर्चा करेंगे। फिर बात करेंगे सागर सेतु ऐप की। सागर सेतु ऐप जो मरीन के एरिया में, मरीन क्षेत्र में भारत का, समुद्री क्षेत्र में भारत का एक एकल सिंगल विंडो एक व्यवस्था लाने के लिए है, ताकि जो व्यापारी हैं, जो वहाँ के लेन देन आयात निर्यात करता हैं, उन लोगों को समस्याएं ना आए और बिना किसी रुकावट के वो व्यापार को अच्छे से चला सके, तेज चला सके और भारत की अर्थव्यवस्था में उसका योगदान मिले। तो इस दृष्टि से ये ऐप भी लाया गया है। तो इस लेक्चर में हम लोग इन सभी महत्वपूर्ण 5 टॉपिकों पर डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। क्लियर? आप लोगों से आशा करता हूँ कि आप लोग कॉपी पेन लेकर बैठें और इसको नोट भी करते जाएं, क्योंकि आपके अच्छे नोट्स होना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर आप आने वाली किसी भी परीक्षा में पार्टिसिपेट कर रहे हैं और उसको क्वालिफाई करना चाहते हैं तो। और नहीं क्वालिफाई करना है तो फिर कोई इशू नहीं है। हाँ, पहला टॉपिक है स्टैंड अप इंडिया योजना। दोस्तों, हाल ही में चर्चा में क्यों है ये देख लेते हैं हम लोग। तो चर्चा में रहने का कारण है कि भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति समुदायों को सशक्त बनाने के लिए और महिला सशक्तिकरण सुनिश्चित करने में स्टैंड अप इंडिया की पहल की भूमिका की सराहना की है। तो स्टैंड अप इंडिया एक ऐसी योजना रही भारत में जो एसटी एससी समुदाय, एससी और एसटी समुदाय, साथ ही महिलाएं, इनके सशक्तिकरण पर, आर्थिक रूप से सशक्तिकरण पर काम करती है और इसका कहीं ना कहीं योगदान जो है, इसकी भूमिका जो है इस क्षेत्र में बेहतर रही है और इस चीज़ के लिए ही प्रधानमंत्री जी ने इस योजना को सराहा है। क्लियर? अब बात करें इस योजना की दोस्तों, तो याद रखिएगा ये योजना जो है ये वित्त मंत्रालय की एक योजना है और वित्त मंत्रालय के द्वारा इसे 5 अप्रैल 2016 को प्रारंभ किया गया था। 2016 में 5 अप्रैल के दिन ये योजना शुरू की गई थी। कौन सी योजना? स्टैंड अप इंडिया योजना। और इस योजना को शुरू किया गया और हाल ही में इसका चर्चा में रहने का एक और कारण था कि इसे 2025 तक के लिए बढ़ाया गया है। 2025 तक के लिए इसको टाइम पीरियड को इंक्रीज कर दिया गया है, तो इसलिए ये फेमस भी रही। तो ये योजना जो है ये क्या काम करती है? तो इसका काम है आर्थिक दृष्टि से, आर्थिक क्षेत्र में महिलाओं का सशक्तिकरण करना, एसटी एससी समुदाय का सशक्तिकरण करना। अगर इसके उद्देश्य की बात करें दोस्तों, तो याद रखिएगा इसका जो उद्देश्य है, सबसे पहला उद्देश्य है कि जो बैंक हैं, इनकी जो शाखाएं हैं, बैंक हैं, इनकी जो शाखाएं हैं, इन सभी को ज़्यादा से ज़्यादा लोन देने के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा ऋण देने हेतु प्रोत्साहित करना। तो ये इसका एक इम्पॉर्टेंट
बहुत महत्वपूर्ण उद्देश्य है क्या कि जो बैंक की ब्रांचेज हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा लोन देने के लिए, ऋण देने के लिए प्रोत्साहित करना है। दूसरे नंबर पर हम बात करते हैं कि जो SC ST हैं, महिलाएं हैं, इनका सशक्तिकरण, आर्थिक रूप से सशक्तिकरण जो है वो आपको यहाँ देखना है, सशक्तिकरण करना इसका उद्देश्य रहा है। ठीक है, किसका? महिलाओं का, SC ST समुदाय का। तीसरे नंबर पर हमको देखना है इसका और उद्देश्य क्या है। इसके अंदर कहा गया है कि जो बैंक हैं, कौन सी बैंक की बात करेंगे? वाणिज्यिक। वाणिज्यिक भी कौन सी? अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक। अब जितने भी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक है ना, इन बैंक की जो शाखाएं हैं, सभी शाखाएं, इनको कम से कम है ना, याद रखिएगा, बैंक की सभी शाखाओं को, प्रति एक शाखा को कम से कम एक या तो महिला या SC ST जो भी उधारकर्ता होता है, इनको कम से कम एक को 10 लाख से लेकर 1 करोड़ तक का लोन देने के लिए प्रोत्साहित करना है। तीसरी बात होता है, हमारे देश में कृषि होता है, उद्योग की बात करें या सेवा सेक्टर की बात करें, इन तीनों सेक्टर में जो ग्रीन फील्ड एरिया है, यहाँ पर इन्वेस्ट करना है तो उसके लिए लोन उपलब्ध कराएं। ये इसके क्या रहे? उद्देश्य रहे। ठीक है, ग्रीन फील्ड से मतलब क्या है? हरित व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट करना, उद्योग लगाना, इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ऋण देने के लिए इसको प्रोत्साहित करना इस योजना का उद्देश्य रहा है। अगर इसके लिए ऋण की प्राप्ति कैसी होती है, हम उसकी बात करें तो ऋण की प्राप्ति के लिए इंपॉर्टेंट तौर पर 3 माध्यम होते हैं। पहला माध्यम है दोस्तों कि जो अग्रणी जिला प्रबंधक है, अग्रणी जिला प्रबंधक के माध्यम से इसको आप अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा होता है कि आप सीधे बैंक शाखा जाइए, सीधे बैंक जाकर भी आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। और तीसरे नंबर पर स्टैंड अप इंडिया का जो पोर्टल है, वहाँ जाकर भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो एक पोर्टल पे जाकर अप्लाई कर दीजिए, सीधे बैंक जाकर अप्लाई कर दीजिए, अग्रणी जिला प्रबंधक के माध्यम से आप इसको अप्लाई कर सकते हैं अगर अप्लाई करना है तो पहली बात हो गई, योजना क्यों शुरू की गई, योजना का उद्देश्य क्या है, कब शुरू की गई और इसके लिए आप कैसे बोल सकते हैं कि अप्लाई करेंगे। तीसरे नंबर पर हम और बात करते हैं कि इसके लिए पात्रता क्या होती है। तो पात्रता दोस्तों, मैं कुछ इम्पोर्टेंट पात्रता की बात कर लेता हूँ जो ज़्यादा ज़रूरी है। वो ये है कि एक तो ये कि जो भी SC ST वर्ग या महिला इसके लिए आवेदन करते हैं, उनकी उम्र कम से कम कितनी होनी चाहिए? 18 वर्ष होनी चाहिए। कम से कम 18 वर्ष उम्र होना ज़रूरी है। नंबर 2 कि डिफ़ॉल्टर नहीं होना चाहिए, किसी भी बैंक द्वारा उनको डिफ़ॉल्टर घोषित किया जाना नहीं चाहिए। अच्छा, डिफ़ॉल्टर भी नहीं है ना, उसके बाद हम बात कर लें कि भैया 18 वर्ष से ज़्यादा की उम्र होना चाहिए। उसके बाद एक और इम्पोर्टेंट याद रखेंगे कि जो भी इन्वेस्टमेंट होगा वो ग्रीन फील्ड परियोजना होगी, है ना, इन प्रोजेक्ट के लिए ही लोन दिया जाएगा। तो पर्यावरण को भी ध्यान में रखा गया है और SC ST के उद्धार, महिलाओं के सशक्तिकरण को भी इसमें ध्यान रखकर योजना शुरू की गई है। कब शुरू की गई है? तो 5 अप्रैल 2016 को। और चर्चा में क्यों रही? चर्चा में इसलिए रही कि प्रधानमंत्री जी ने इस योजना की सराहना की है, इसलिए चर्चा में रही है। तो ये इस प्रकार से टॉपिक कवर होता है। अगर इसके रिजल्ट देखें, प्रभाव देखें, तो डेफिनेट इन लोगों को इसके तहत लोन दिया जा रहा है और ये अपने जो व्यवसाय हैं, जो भी काम है, वो चला सक रहे हैं, लघु लेवल पर हो या बड़े लेवल। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक की हम बात करें दोस्तों, तो वो टॉपिक भी अच्छा रहा है और एक फेमस टॉपिक है ना, डिटेल में हम उस पर भी चर्चा करते हैं। ये सब आप लिखते रहिएगा ना, आप लिखते रहेंगे तो डेफिनेटली बनेगा। अगला टॉपिक है PM स्वनिधि योजना। देखो, PM स्वनिधि योजना जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण रही है और इस योजना में राज्यवार भी आंकड़े देखे जाते हैं। चर्चा में रहने का कारण समझते हैं, जो आवास और शहरी मामलों का मंत्रालय है, इसने PM स्वनिधि योजना से संबंधित आंकड़े जारी किए। चर्चा में क्यों रही है कि आवास और शहरी मामले के मंत्रालय ने PM स्वनिधि योजना के आंकड़े जारी किए हैं। आंकड़े जारी किए का मतलब कि कहाँ कहाँ इसके तहत कितना लोन दिया गया है, उस सब के आंकड़े इस योजना के तहत जारी किए हैं।
क्लियर। और इसके अंतर्गत कहीं ना कहीं ये याद रखिएगा कि 9.3% स्ट्रीट वेंडर्स को 5,152.37 करोड़ रुपए दिए हैं। कौन से स्ट्रीट वेंडर्स को? अल्पसंख्यक समुदायों के। तो देखने को मिल रहा है इन आंकड़ों के हिसाब से कि अल्पसंख्यक समुदायों में 9.3% को लोन दिया गया है। और यहाँ कहीं ना कहीं टोटल जो है लगभग 42.7 लाख ऋणों के ऊपर काम किया गया है। तो 42.7 लाख ऋण दिए हैं, जिसमें से 9.3% केवल 5,152.37 करोड़ रुपए अल्पसंख्यक समुदाय को दिए गए हैं। अगर हम बात करें तो 2020-21 के वित्तीय वर्ष में 10.23% से घटकर 2022-23 के वित्तीय वर्ष में 7.76% तक अल्पसंख्यक वर्ग जो हैं स्ट्रीट वेंडर्स को जो ऋण दिए जा रहे हैं उसमें घटे हैं मामले। तो कहीं ना कहीं एक निचले स्तर पर इसकी व्यवस्था देखी गई है अल्पसंख्यक समुदायों के संदर्भ में। और अगर हम इसकी राज्यवार भी बात करें दोस्तों, तो याद रखिएगा जो आंकड़े हाल ही में जारी किए हैं शहरी विकास मंत्रालय के द्वारा, उन आंकड़ों के तहत कहा गया है कि पीएम स्वनिधि योजना में राज्यों के हिसाब से हर राज्य की जनसंख्या के अनुरूप कहीं ना कहीं इसका वितरण होता है ऋण का। उत्तर प्रदेश जो है वो सबसे ज़्यादा ऋण देने वाला है। उत्तर प्रदेश ने पीएम स्वनिधि योजना के तहत सबसे ज़्यादा ऋण दिए हैं और सिक्किम ने केवल 1 ऋण दिया है इसके संदर्भ में। तो कहीं ना कहीं सिक्किम ने 1 ऋण दिया, नीचे है उत्तर प्रदेश ने सबसे अधिक ऋण दिए हैं पीएम स्वनिधि योजना के अंतर्गत। तो ये तो बात हो गई चर्चा में क्यों रहा और रिपोर्ट में जो महत्वपूर्ण था वो। अब हम पर्टिकुलर बात करते हैं स्वनिधि योजना की। तो दोस्तों 1 जून 2020 का वो समय था जब प्रधानमंत्री जी ने यह योजना जो थी वो प्रारंभ की थी। ये योजना प्रारंभ करने का उद्देश्य क्या था? देश ने एक लंबा अंतराल देखा कोरोना के समय में। कोरोना ऐसी व्यवस्था लेकर आया जिसमें हमारे देश के सभी व्यवस्था, सभी आर्थिक क्षेत्र चौपट हो गए सिवाय कृषि को छोड़ दें। तो कृषि एक ऐसा व्यवस्था थी इकोनॉमी की जिसने लगभग 3.5% की दर से ग्रोथ की है और पूरे देश की अर्थव्यवस्था को संभालने वाली भी कृषि थी। मैंने अपने पिछले लेक्चर में आपसे चर्चा की थी। अगर हम कृषि को छोड़ दें तो बाकी सभी में नेगेटिव रहा और सबसे ज़्यादा अगर हालत ख़राब हुई है तो वो हुई है कौन की? स्ट्रीट वेंडर्स की। स्ट्रीट वेंडर्स का मतलब जो रेहड़ी लगाते हैं, सड़कों पर ठेले लगाने वाले लोग, जिनके छोटे छोटे से उद्यम हैं। और वो ऐसे लोग होते हैं जो रोज़ काम करते हैं, रोज़ कमाते हैं, रोज़ खाते, फिर अगले दिन जाएंगे, काम करेंगे, कमाएंगे और खाएंगे। तो ऐसा वर्ग जो था उस वर्ग की प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़ गई। और हमारे देश में बहुत बड़ा वर्ग ऐसा ही है जो अपने विभिन्न छोटे छोटे से माध्यम से उद्योग या कहीं ना कहीं आय प्राप्त करता है और आय करके अपना और अपने परिवार का कहीं ना कहीं पोषण करता है। तो ये व्यवस्था देखने को मिली और जो कोरोना आया उससे इस वर्ग को बहुत ज़्यादा प्रभाव हुआ। तो यहाँ पर समझना था कि प्रधानमंत्री जी ने इस चीज़ को समझा, सरकार ने इसको समझा और सरकार ने इन लोगों के लिए ताकि ये दोबारा से अपनी आर्थिक गतिविधियों को शुरू कर सके एक योजना लॉन्च की। वो योजना का नाम था प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना। 1 जून 2020 को चालू की गई। इस योजना में महत्वपूर्ण ये था कि ये योजना कहीं ना कहीं शहरी विकास मंत्रालय जो इसके द्वारा शुरू की गई उसके अंतर्गत आती है। और इस योजना का उद्देश्य था कि हर एक स्ट्रीट वेंडर्स जो होते हैं, मतलब रेहड़ी लगाने वाले, सड़कों पर ठेले आदि के माध्यम से अपनी आजीविका चलाने वाले, जो भी लोग हैं, इन लोगों को ऋण दिया जाए ताकि ये अपने कारोबार को दोबारा से शुरू कर सके। ऋण क्या होगा? तो बोला गया कि 10,000 रुपये तक का ऋण दिया जाएगा इन लोगों को और उसके तहत ही अपने आप को शुरू कर पाएंगे, वापस से अपना व्यापार शुरू करके अपने आप को सेटल कर लेंगे। और जब ये सेटल हो जाएंगे तो कहीं ना कहीं देश की इकोनॉमी में भी वृद्धि होगी। इस योजना का बहुत बड़ा एक प्रॉफिट भी हुआ। वो प्रॉफिट ये हुआ था कि कहीं ना कहीं जो ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस और ये सब चीज़ें ना वो इसके तहत वृद्धि देखी गई, इसके परिणाम में वो लिखा जाता है। तो ये 10,000 तक का ऋण दिया जाता है। अब ये ऋण कैसे देंगे? तो याद रखिएगा, बिना किसी जमानत के कागज़ के ये ऋण दिया जाएगा बैंकों के माध्यम से। और ये एक प्रकार का कैसा ऋण है दोस्तों? तो याद रखिएगा बैंक ऋण है।
है ना, बैंक ऋण है। आजकल एप्लीकेशन से ऋण लेकर कई सारे लोग फंस रहे हैं, उसके धोखे में आ रहे हैं, तो उन चीज़ों पे ध्यान नहीं देना। ये एक बैंक ऋण है जो 10,000 तक होता है और स्ट्रीट वेंडर्स को दिया जाता है इनके उत्थान के लिए, दोबारा काम शुरू करने के लिए, और ये बिना किसी जमानत के होता है ना, बिना किसी जमानत के होगा। और इसके अंतर्गत ये होता है कि आपको ये 1 वर्ष में चुकाना है, 1 वर्ष में इसको क्या करना है, चुकाना है। अब 1 वर्ष में आप इसको चुकाएंगे तो चुकाएंगे कैसे, आपके काम से। अब चुकाने में भी इन्होंने व्यवस्था की, चुकाने में इन्होंने क्या व्यवस्था की है, इन्होंने कहा है कि कोई व्यक्ति इसको एक मुश्त भी कर सकता है और इसको किस्तों में भी चुका सकता है। तो किस्तों में भी चुका सकते हैं आप और एक मुश्त भी चुका सकते हैं। अगर किस्तों में चुकाते हैं, एक मुश्त चुकाते हैं, कोई इशू नहीं, इजी ईएमआई में चुका दीजिए। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि कोई लोग ऐसे होंगे कि भाई जिनका व्यापार वापिस स्थापित हो गया जल्द, तो वो ये सोचता है कि 10,000 जल्दी से चुका के खत्म कर दें। तो इसमें यह प्रावधान किया गया कि अगर आपने इसको समय पर या समय से पूर्व, अगर समय पर या समय से पूर्व इसको चुका दिया तो इसके तहत आपको लगभग 7% की ब्याज सब्सिडी मिलेगी, बराबर। और ये सब्सिडी आपके अकाउंट में विद इन 6 महीने, 6 माह के भीतर आपके अकाउंट में आ जाएगी। सीधे कहाँ, सीधे अकाउंट में। अब अकाउंट में 6 माह के भीतर आपकी ये जो सब्सिडी वो भी आ जाएगी। इसका मतलब है कि अगर 10,000 लिए हैं, 1 वर्ष के भीतर चुकाते हो तो उस पर भी आपको छूट मिल जाएगी, ब्याज सब्सिडी 7% तक की, ये भी ध्यान रखना है। तो ये व्यवस्था की गई किसके तहत, स्वनिधि योजना के तहत। अब इसमें एक और बात है कि योजना जब शुरू की गई थी तो प्रारंभ में 2022 तक शुरू की गई थी, हाल ही में इसको बढ़ाकर 2024 कर दिया। मतलब इस योजना का जो पहुँच है वो 2024 तक कर दिया। करने का कारण सीधा है कि अभी भी कई सारे लोग जो हैं वो चीज़ों से उभर नहीं पाए हैं, इस वजह से इस योजना को बढ़ा दिया गया है, 2024 तक कर दिया गया। और एक ऐसी योजना जिसमें बिना किसी शर्त के, बिना किसी जमानत के आपको 10,000 रुपये बैंक ऋण सरकार कहीं ना कहीं मुहैया करा रही है। इसके अलावा आपका एक और चीज़ देखना है कि आप इस योजना के लाभ देखें तो इस योजना ने ऐसे लोगों को कोरोना के बाद उभरने में सहायता दी है। दूसरी बात होता है ऋण प्रदान करने की व्यवस्था में बढ़ोतरी मिली है। चौथी बात ऐसा है कि इसके अंतर्गत जो आपने ऋण दिया उसके बाद ऑनलाइन जो ट्रांजैक्शन है आपके, उसमें भी कहीं ना कहीं बढ़ा हुआ है। डिजिटल पेमेंट की व्यवस्था में इसने एक रिकॉर्ड तोड़ काम भी किया इस योजना के माध्यम से। तो ये इसके लाभ भी रहे हैं। कौन के, प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना कब शुरू की गई, 1 जून 2020 को शुरू की गई। कब तक के लिए शुरू की गई थी, 2022 के लिए। कब तक के लिए बढ़ा दी गई है, 2024 तक के लिए। कितना ऋण दिया जाता है, 10,000 रुपये तक का, और बिना किसी जमानत के। कितने वर्ष के लिए, 1 वर्ष में। अगर 1 वर्ष से पहले चुकाते हो, समय पे चुकाते हो तो 7% तक ब्याज सब्सिडी मिलती है आपको, ठीक है। लेकिन ये याद रखिएगा ये स्ट्रीट वेंडर्स के लिए ओनली, जो सड़कों पर अपना दिन भर काम करके जीविका चलाने का काम करते हैं, उन लोगों के लिए है ना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है आपका सिलिनेक्स 23। 2023 में सिलिनेक्स हुआ। ये भारतीय नौसेना और श्रीलंका की नौसेना के बीच में एक समुद्री युद्ध अभ्यास है, द्विपक्षीय युद्ध अभ्यास है, क्लियर है। और इसका ये कौन सा संस्करण है, ये 10वां संस्करण है, जो 3 अप्रैल से 8 अप्रैल 2030 तक कोलंबो कहाँ है, श्रीलंका में है, याद रखिएगा, यहाँ पर हो रहा है, क्लियर। और ये 2 चरणों में होने वाला अभ्यास है, एक सागर चरण है, दूसरा हार्बर चरण है, ये याद रखेंगे, क्लियर। पिछला इसका जो हुआ था वो विशाखापत्तनम भारत में हुआ था, मार्च 2022 में हुआ था, ठीक है। भारत की तरफ से INS किल्टन और INS सावित्री ने इसमें भाग लिया है, ये आपको याद रखना है। और युद्ध अभ्यासों से रिलेटेड एक डिटेल्ड लेक्चर जो है वो पिछले सप्ताह मैंने किया है, तो आप उसको देख सकते हैं, जहां पर आपको सारे युद्ध अभ्यास की लिस्ट मिल जाएगी और आपका काम हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है आपका हिमस्खलन। दोस्तों हाल ही में सिक्किम के नाथुला में हिमस्खलन की घटना हुई और इस हिमस्खलन के कारण बड़े स्तर पर लोग हताहत हुए हैं, परेशानी हुई है। NDRF की जो टीम है वो गई और मौके पर जाकर उसका काम किया, परंतु हम इस टॉपिक के माध्यम से सिक्किम के बारे में समझेंगे, हिमस्खलन के बारे में समझेंगे और बात करेंगे नाथुला की और भारत के अन्य दर्रों के बारे में, क्लियर। तो देखें इसमें कि हिमस्खलन क्या होता है दोस्तों। तो याद रखिएगा, अचानक बर्फ का, हिम का या बड़े स्तर पर मलबे का धंसना, नीचे की तरफ खसकना ही हिमस्खलन कहलाता है। अगर डेफिनेशन लिखना हो तो क्या कहेंगे, अचानक बर्फ, हिम
या मलबे का नीचे खिसकना, नीचे खिसकना या धंसना, यही क्या कहलाता है? हिमस्खलन कहलाता है। अगर इसके कारण की बात करें दोस्तों तो इसके कारणों को हम दो भागों में बांट सकते हैं। एक कारण होता है मानवीय और एक कारण जो होता है वो प्राकृतिक। अगर प्राकृतिक कारण की बात करें तो प्राकृतिक कारण में भूकंप हो सकता है, ज्वालामुखी हो सकता है, तूफान हो सकता है, तेज बारिश हो सकती है कि अगर तेज बारिश आपकी हो जाती है तो उसके कारण भी आपको हिमस्खलन जो है वो देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये सभी क्या है? प्राकृतिक कारण है हिमस्खलन के। और अगर हम मानवीय कारण की बात करें दोस्तों तो मानवीय कारण में आप मनोरंजन की बात कर सकते हैं, विस्फोट की बात कर सकते हैं, हाई स्तर पर युद्ध हो जाए ऊंचे स्तर पर, है ना, बर्फ क्षेत्र में, तो उसके कारण भी हिमस्खलन हो सकता है। यहाँ पर विकास परियोजनाएं स्थापित की जाती है। विकास परियोजना में सड़क, ब्रिज अगर आदि ऐसे क्षेत्रों में बनाए जाते हैं तो उसके लिए ज़मीन को काटा जाता है, इसके कारण ढाल तेज हो जाता है। इस चलते भी कहीं ना कहीं आपको हिमस्खलन देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये सभी चीज़ें मानवीय गतिविधियाँ हैं, ठीक, और ये प्राकृतिक गतिविधियां हैं। तो इस कारण से आपको हिमस्खलन देखने को मिलता है किसी भी जगह अगर होगा तो ये बात होगी हिमस्खलन को उसके कारण की। अगर इसके उपाय की बात करें तो दोस्तों हिमस्खलन को रोका नहीं जा सकता। ये एक प्राकृतिक घटना टाइप होती है, इसको रोकना थोड़ा सा कठिन है या नहीं रोका जा सकता। इसके प्रभाव को कम किया जा सकता है। ज़रूरी है कि इसके आसपास एक ऐसी स्थिति की जाए कि लोग वहाँ ज़्यादा ना रहें, बस्तियाँ दूर हो, ताकि ऐसी कोई घटना हो तो लोगों का हताहत होना कम हो। इसके अलावा जो आपकी जागरूकता है वो फैलाना ज़रूरी है। लोगों के ऐसे क्षेत्र में सावधानी बरतने की कहीं ना कहीं हिदायत दी जानी चाहिए। प्रशासन को देखना चाहिए कि विकास कार्य अगर वहाँ हो तो योजनाबद्ध तरीके से हो और किसी भी प्रकार से ऐसे विकास कार्य ना हो जिससे कि इसको बढ़ावा मिले। इसके अलावा मनोरंजन की गतिविधियाँ भी विशेष देखरेख में की जानी चाहिए। तो ये इसके उपाय हैं बचने के। एनडीआरएफ की टीम यहाँ पर तैनात होती है, अगर कोई दिक्कत होती है तुरंत वहाँ पहुँचते हैं। तो ये सभी इसके बचाव के उपाय हैं। क्लियर, क्योंकि हिमस्खलन की घटनाओं को खत्म नहीं किया जा सकता। ये एक आपदा है जिसको प्रभाव को कम किया जा सकता है इससे बचकर। तो ये इसके कारण और उपाय की बात हम लोगों ने की। अब बात करते हैं हम काय की नाथुला की। दोस्तों नाथुला है ना, दो शब्दों से मिलकर बना, एक नाथु और एक ला। अगर हम बात करें नाथु तो इसका अर्थ होता है सुनने वाले कान और ला का अर्थ होता है पास। तो ये इसका अर्थ है। और हम नाथुला जगह की बात करें तो ये सिक्किम में है। तिब्बत और भारत की जो सीमा है, इस सीमा पर समुद्र तल से लगभग 14,450 फीट की ऊंचाई पर स्थित है और ये हिमालय की चोटियों में स्थित एक पहाड़ी दर्रा है। दर्रा किसको बोलते हैं? दो पर्वतों के बीच में से जो जगह होती है जाने की, उसको दर्रा कहते हैं। ये जो है भारत और चीन के बीच एक खुली व्यापारिक सीमा चौकी भी है। याद रखिएगा, खुली व्यापारिक सीमा चौकी है ये तो बात हो गई नाथुला की। नाथुला के अलावा भी सिक्किम में और दर्रे हैं। अगर बात करें तो वो दर्रों में नाम आता है जेलेपला का, बहुत महत्वपूर्ण दर्रा है, सिक्किम में है। डोंकिया पास को लेकर बार बार आपको करंट अफेयर में सुनने को मिलता है, सिक्किम में है। और है चिवा भंजंग, ये दर्रा भी सिक्किम में है। तो ये सिक्किम के दर्रे हो गए, नाथुला की बात हो गई, हिमस्खलन की बात हो गई। अब हम बात करते हैं किसकी? सिक्किम की। दोस्तों अगर सिक्किम के बारे में डिटेल में जाने तो सिक्किम जो है वो भारत में हम देखें तो 32 विधानसभा सीट वाला एक राज्य है, जहां से एक लोकसभा और एक राज्यसभा सीट है। यहाँ के राज्यपाल की हम बात करें तो राज्यपाल का नाम है गंगा प्रसाद और मुख्यमंत्री की बात करें तो प्रेम सिंह तमांग। प्रेम सिंह तमांग जो है वो यहाँ के सीएम है, याद रखिएगा, सिक्किम में। राजधानी है गंगटोक। जो गंगटोक है वही सिक्किम की सबसे बड़ा शहर भी है। स्थापना हुई थी 16 मई 1975 को और इसके लिए आप 36वां संविधान संशोधन लेकर आए थे और 36वें संविधान संशोधन के माध्यम से सिक्किम को भारत का पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था। इसके पहले आप 35वां संशोधन लाए थे। इस संशोधन के माध्यम से सिक्किम को अधिराज्य बनाया था भारत में। यहाँ पर राजा चोग्याल हुआ करते थे। जो राजा चोग्याल थे इनके खिलाफ यहाँ जनमत संग्रह करवाया गया और सिक्किम की जनता ने कहा कि भारत में जाएगी, इसलिए उसको भारत में शामिल किया गया था। ये सिक्किम की बात हुई। क्लियर, तो ये सिक्किम जिसकी राजधानी गंगटोक है वो भी हम लोगों ने बात कर लिया। राज्यपाल का नाम, सीएम का नाम भी हम लोगों को पता होगा। तो ये हमने सिक्किम के बारे में डिस्कस कर लिया। अब हम डिस्कस करते हैं एक और टॉपिक इसी के कि इसमें हम लोग दर्रे पे बात कर रहे हैं। अब ये तो है नहीं
कि वो डायरेक्ट आपको नाथुला दर्रा ही दे दे। अगर आपकी किस्मत अच्छी रही तो नाथुला दर्रा आ ही जाएगा। अगर मान लीजिए वो नहीं आया तो हो सकता है हिमालय क्षेत्र के दूसरे दर्रे दे दे वो। तो अब हम बात करते हैं हिमालय क्षेत्र के दूसरे दर्रों की। हिमालय क्षेत्र के अन्य महत्वपूर्ण दर्रे कौन से हैं? तो नंबर 1 है बनिहाल दर्रा, कश्मीर घाटी को बाह्य हिमालय से और दक्षिण के मैदानों से जोड़ता है। बड़ा लाशला दर्रा हिमाचल प्रदेश के लाहौल को लेह जिले से जोड़ता है। फोटुला दर्रा लेह को कारगिल से जोड़ता है। रोहतांग दर्रा कुल्लू घाटी को हिमाचल प्रदेश की लाहौल और स्पीति से जोड़ता है। शिपकीला दर्रा की बात करें हिमाचल प्रदेश को तिब्बत के स्वायत्त क्षेत्र से। जेलेपला दर्रा सिक्किम को तिब्बत के स्वायत्त क्षेत्र से जोड़ता है। नाथुला दर्रा अभी हमने बात की सिक्किम को तिब्बत के स्वायत्त क्षेत्र से जोड़ता है। लिपुलेख दर्रे की बात करें उत्तराखंड, चीन और नेपाल के ट्राई जंक्शन पर है। खारदुलाला दर्रा लद्दाख को सियाचिन ग्लेशियर से जोड़ता है। और यह विश्व का सबसे ऊंचा मोटर वाहन योग्य दर्रा भी एग्जाम में आएगा कि सबसे ऊंचा विश्व का मोटर वाहन योग्य दर्रा कौन सा है, तो क्या बताएंगे? खारदुल्ला दर्रा माना जाता है। ठीक है, तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है कि खारदुल्ला दर्रा जो है वो विश्व का सबसे ऊंचा मोटर वाहन योग्य दर्रा है। फिर बात की जाएगी बोमडीला दर्रे की, तो यह अरुणाचल प्रदेश में है। ये कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में है। तो ये बात की हमने भारत के अन्य महत्वपूर्ण दर्रों की। ठीक है, चलिए अब हम अगले टॉपिक पे जाते हैं। दोस्तों अगला टॉपिक कौन सा है? अगर हम अगले टॉपिक की बात करें तो यहाँ याद रखना कि नेक्स्ट टॉपिक भी महत्वपूर्ण है जो समुद्री क्षेत्र से संबंधित है। इसका नाम है सागर सेतु ऐप। हाल ही में भारत के बंदरगाह, नौवहन और जलमार्ग मंत्री ने हाल ही में राष्ट्रीय लॉजिस्टिक पोर्टल, जिसका नाम क्या है? समुद्री, इससे सागर सेतु ऐप लॉन्च किया है। ये एक प्रकार का मोबाइल ऐप है। जो मोबाइल ऐप जो है वो डाटा की गतिशीलता को सुनिश्चित करेगा, तुरंत डाटा का आदान प्रदान करेगा, जिससे बंदरगाह को और मंत्रालय, बंदरगाह और जो मंत्रालय है इसके जो कर्मी हैं, मतलब ऑफिसर्स हैं, कर्मचारी हैं, इनके साथ साथ जो हितधारक हैं, जो यहाँ से इंपोर्ट एक्सपोर्ट आदि की गतिविधियाँ करते हैं, अगर उनको किसी चीज़ का अनुमोदन करना हो या उनकी किसी चीज़ की निगरानी करना हो तो इसकी तत्काल पहुँच सुविधा हो सकती है। इसके अलावा हम सागर सेतु ऐप को एक सिंगल विंडो मरीन ऐप कह सकते हैं। सिंगल विंडो मरीन ऐप कह सकते हैं। सिंगल विंडो व्यवस्था आई है भारत में पहली बार, किसके माध्यम से? सिंगल विंडो मरीन सिस्टम जो है वो एस्टेब्लिश हो रहा है सागर सेतु ऐप के तहत। इसके माध्यम से ये होगा कि देश के जो निर्यातक हैं, देश के जो आयातक हैं, जो व्यापारी वर्ग इसमें आते हैं, उन सभी व्यापारियों की एक समस्या का समाधान होगा कि उन्हें इससे रिलेटेड अगर कोई भी काम करना है तो बिना दस्तावेज की किसी खास रुकावट के आसानी से वो अपना व्यापार कर सकते हैं। तो ऐसी चीज़ों का व्यापार करेंगे तो कहीं ना कहीं आसान होगा और इसके कारण कहीं ना कहीं देश की जो आर्थिक परिस्थिति उसको बेहतर मिलेगा। हम सब जानते हैं कि समुद्र व्यवस्था जो है उसका हमारे देश की आर्थिक व्यवस्था ही नहीं पूरे विश्व की आर्थिक व्यवस्था में बड़ा योगदान होता है। और वहाँ पर अगर आप प्रॉब्लम का समाधान एकदम से नहीं करते हैं, उसमें डिले करते हैं, तो कहीं ना कहीं देश की अर्थव्यवस्था पर इसका प्रभाव पड़ता है, व्यापार में कमी आती है। आधा सिंगल विंडो सिस्टम सागरीय क्षेत्र के व्यापार पोर्ट बंदरगाह क्षेत्र में लाने से ये चीज़ तेज हो जाएगी और व्यापार को सुगमता हासिल होगी, अर्थव्यवस्था को कहीं ना कहीं इससे जोड़ मिलेगा, प्रभाव मिलेगा और सकारात्मकता आएगी। इसलिए यह ऐप बहुत महत्वपूर्ण है। और दोस्तों इस लेक्चर में हमने विभिन्न महत्वपूर्ण मुद्दों को डिस्कस किया। आशा करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। अगले लेक्चर में फिर एक नए टॉपिक के साथ आपके साथ रहूँगा। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।